गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में जो टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है लीवर एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले इस लीवर एंड इट्स टाइप के एक वीडियो आप लोग को दिया जा चुका है, लेकिन वो हिंदी मीडियम में था, मतलब कि वो हिंदी में समझाया गया था, तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ बच्चे थे जो इंग्लिश को लेके काफ़ी चिंतित थे कि इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, तो देखिए धीमे धीमे स्टार्ट किया गया है कि इंग्लिश में भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाए। जो चीज़ें वहाँ पे हिंदी में समझाई गई वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में समझाई जाएंगी। तो नोट्स आप लोग अगर प्रिपेयर करना चाहेंगे तो इसी से ही प्रिपेयर कर चलिएगा इंग्लिश वाले, और नहीं तो नोट्स तो आप लोग को हिंदी में मिल ही रहा है, जो भी नोट्स है उसकी PDF मिलती जा रही है आप लोग को। तो वही स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर होता क्या है। तो जैसे वहाँ बताया गया था कि लीवर तो मतलब लीवर एक होता है यकृत जिसे बोलते हैं, वो हमारे बॉडी का पार्ट होता है, ये लीवर अलग होता है। तो इस लीवर को हम लोग डिफाइन अगर करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं लीवर इज़ अ मैकेनिज़्म। ठीक है, अब वो मैकेनिज़्म कुछ भी हो सकता है। मैकेनिज़्म में भी रिजिड बार हो सकता है, या कोई स्ट्रेट बार हो सकता है, या कर्व बार हो सकता है। ठीक है, बार बोल लो या बेंट रॉड बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो मैकेनिज़्म अ लीवर इज़ ए मैकेनिज़्म, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा मैकेनिज़्म है विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग कम फोर्स लगा के और ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का एफ़र्ट कम लगे और लोड ज़्यादा उठ जाए, उस युक्ति को, ऐसी युक्ति अगर कहीं पे बनाई जाती है तो उसे बोलते हैं कि वो लीवर है। एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि आप देखते होंगे हैंड पंप से जब भी हम लोग हैंड पंप करते हैं तो हम लोग एफ़र्ट लगाते हैं उसके हैंडल पे, बीच में फलक्रम रहता है और जो लोड अपलोड करता है वो पानी को सक करता है। ठीक है, ऐसा ही क्रोबार होता है। क्रोबार कुछ इस शेप का होता है, ये शेप का होता है क्रोबार। ठीक है, ताला वाला तोड़ने के काम आता है, देखे होंगे आप लोग, नहीं तो आपको उसमें टूल्स में मिल जाता है, टूल्स किट पे। फायर टोंग्स आता है, चिमटा। ठीक है, फायर टोंग्स मतलब चिमटा। सीसॉ मतलब वो जो झूला होता है सीसॉ, बीच में फलक्रम, एक तरफ एफर्ट एक तरफ वेट लगा रहता है। नट क्रैकर सरौता जिसे बोला गया है, ठीक है, वो तोड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं, ये एक तरह का लीवर का ही मैकेनिज़्म है। ठीक है, लीवर का ही एग्जाम्पल है। अब फिगर में अगर समझना चाहें तो मेरे पास मैंने एक रॉड बनाया है जिसे हम लोग A और C से दिखाए गए, और बीच में ये जो रखे हैं ये फलक्रम है। ठीक है, इसके इधर ये P जो प्रयास बोला जा रहा था वहाँ पे ये एफर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वेट रखे हैं। तो इस एफर्ट लगाने से इस वेट को कैसे ऊपर किया जाए या कैसे नीचे किया जाए, इस युक्ति को हम लोग लीवर बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका निकालना चाहें, जो कि इसका एक रेशियो निकाला जाता है जिसमें लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, उन दोनों का रेशियो होता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी जो मेरा फलक्रम है, इसके मोमेंट लेंगे। तो देखिए मोमेंट क्या आएगा, -P × AB, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि पॉइंट मेरा यहाँ पे है और ये जो जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए मैं निगेटिव साइन लिया हूँ। तो अभी ये बार बार नहीं बताया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेना है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। ये मैं लेके चल रहा हूँ, आपको अगर उल्टा लेना है तो आप उल्टा लेके चलिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो -P ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस दिखाया है। और डिस्टेंस कितनी है, A से B, तो A से B की डिस्टेंस हम लोग स्मॉल a ले लिए हैं। ठीक है, ऐसा ही पॉइंट C में जो वेट W है, इसका अगर हम लोग मोमेंट लेंगे पॉइंट B के अबाउट, ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए प्लस लिया गया है, +W × दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट किए तो W/P की जो वैल्यू निकल के आई वो a/b निकल के आई। मतलब क्या, ये जो वेट है, अब यहाँ पे देखिए दो आर्म आ गए, एक एफर्ट आर्म आ गया, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट लगा हुआ है तो ये एफर्ट आर्म हो गया, और यहाँ पे ये वेट लगा हुआ है इसलिए वेट आर्म हो गया। ठीक है, तो वेट अपॉन एफर्ट का जो रेशियो आया है वो रेसिप्रोकल आया है, किसके, एफर्ट और वेट के। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का क्या है कि अगर वेट ऊपर रहेगा तो एफर्ट आर्म उसका, ठीक है, यहाँ पे वेट ऊपर है और एफर्ट आर्म इधर है, तो अगर वेट ऊपर रहेगा तो एफर्ट आर्म ऊपर रहेगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, अगर समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो याद करने का ट्रिक ये है कि अगर वेट ऊपर रखे हो तो उसका अपोजिट एफर्ट आर्म ऊपर रहेगा, बटा P अगर नीचे है तो वेट आर्म
आपका नीचे रहेगा, ठीक है। तो W/P इज इक्वल्स टू A/B। अब इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोल देंगे, ठीक है। लेवरेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो 2-3 टर्म्स हैं क्वेश्चंस में, आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए भी आ सकता है या लेवरेज निकालने के लिए आ सकता है। तो लेवरेज क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म, इसकी रेशियो को लेवरेज बोला गया है। और होता क्या है, दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग इंडिकेट ये प्रूफ किए हैं कि W/P इज इक्वल्स टू A/B का जो रेशियो सेम रहता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और लेवरेज का जो वो है वो दोनों एक ही रहते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग को कि कितने टाइप्स के लीवर्स होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लीवर। फर्स्ट वन इज़ सिंपल लीवर, सेकेंड वन इज़ बेल क्रैंक लीवर एंड थर्ड इज़ कंपाउंड लीवर। तो आपके जो कोर्स में पढ़ना है वो हमको सिंपल लीवर पढ़ना है, ठीक है। सिंपल लीवर भी 3 प्रकार के होते हैं। और सिंपल लीवर होता क्या है, सिंपल लीवर्स आर द लीवर्स विच हैज़ 1 फलक्रम, ठीक है, 1 फलक्रम, 1 वेट आर्म दैट इज़ वेट आर्म एंड 1 एफर्ट एंड दिस इज़ 1 एफर्ट आर्म होगा, ठीक है। दीज लीवर्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वेट्स बाय यूजिंग स्मॉल फोर्स, बाय यूजिंग स्मॉल फोर्सेस, ठीक है। बाय यूजिंग स्मॉल फोर्सेस या बाय यूजिंग स्मॉल एफर्ट्स वी कैन लिफ्ट द वेट, वी कैन लिफ्ट द हैवी वेट, ठीक है। तो बाय यूजिंग स्मॉल एफर्ट वी कैन लिफ्ट द हैवी वेट। बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो बहुत सारे हैं। जैसे अभी आगे इस लीवर से भी 3 टाइप्स हैं। अगर हाइड्रोलिक जैक हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं। बट वहाँ पे उसको ना देख के हम लोग यहाँ देखते हैं कि सिंपल लीवर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है सिंपल लीवर का, केस 1 क्या है, व्हेन फलक्रम इज़ इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ये एफर्ट है ये लोड है, और व्हेन फलक्रम इज़ इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सिंपल बैलेंस जो कि हम लोग तराजू बोलते हैं, सीजर्स कैंची, ठीक है, क्रोबार जो दिखाया गया था अभी पहले, सीसॉ, सीसा मतलब वो जो चूल्हा होता है, ठीक है, एक तरफ लोग एक इधर बैठता है एक उधर बैठता है, ठीक है, और स्टील यार्ड। अब ये स्टील यार्ड जो है आप लोग के कोर्स में है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्टील यार्ड क्या होता है, ठीक है। तो केस 1 क्या है कि जब फलक्रम बीच पे रहेगा और एफर्ट और वेट एक अलग अलग एंड पे रहेंगे। केस 2 ऐसा ही है, व्हेन फलक्रम इज़ एट 1 एंड, जब फलक्रम मेरा एक एंड पे रहेगा रॉड के, एंड लोड इज़ अप्लाइड इन बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉर्क, मतलब चिमटा, ठीक है। फॉर्क जैसे चिमटा क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फलक्रम रहता है इस प्रकार का, इस प्रकार का चिमटा होता है, ठीक है। तो ये फलक्रम हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये वेट जो भी रोटी इसमें आता है वेट उठाते हैं और ये एफर्ट लगाते हैं, इसको प्रेस करते हैं तभी एफर्ट लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्क एक तरह से इसका हो गया, ठीक है। केस 3 क्या है कंडीशन इसकी, केस 3 है वन फलक्रम इज़ एट 1 एंड एंड एफर्ट, व्हेन फलक्रम इज़ एट 1 एंड एंड एफर्ट इज़ अप्लाइड इन बिटवीन फलक्रम एंड वेट, ये इसकी तीसरी कंडीशन है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं सिंपल लीवर्स के। अब इसी पे बेस्ड हो सकता है आपको रिटर्न लिखने के लिए आ जाए कि एक्सप्लेन लीवर एंड इट्स टाइप्स, तो उसमें ये सब आपको लिखना पड़ेंगे, 3 कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी, सिंपल लीवर्स होते क्या हैं, लीवर्स क्या होते हैं, सब पे बाकायदा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये नोट्स इसलिए तैयार किया है, ठीक है। तो लीवर का जो होगा, लीवर कितने प्रकार के होते हैं वो और कौन कौन से लीवर होते हैं वो आपको इससे कवर किया जाएगा। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग जो भी चैप्टर लेकर आएंगे उसमें स्टील यार्ड पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब लीवर्स में भी बेल क्रैंक लीवर होते हैं और कंपाउंड लीवर होते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे अपना, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और 1-2 बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने उठाया है कि अ मैन रेजेज अ 10 kg जॉइंट, ये जॉइंट है 10 kg, ठीक है। ये एक जॉइंट है ऑफ लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर की एक जॉइंट है, इसका वेट 10 kg है। इसको एक मैन पुल्ड कर रहा है एक रोप से जिसमें टेंशन T है, ठीक है। और हमको इस पॉइंट A का, यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक है, इस पॉइंट A पे हमको रिएक्शन फोर्स ज्ञात करना है कि इसका रिएक्शन कितना होगा, ठीक है।
समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है कि ए बी एक लेंथ है, एक जॉइंट है जिसका वेट 10 न्यूटन है, 10 केजी है, ठीक है। और इस 10 केजी वेट को एक आदमी रस्सी के थ्रू पुल कर रहा है, खींचे हुए है कि गिरे ना। तो इसका टेंशन क्या होगा, पहले तो ये फाइंड करना है, देन आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है कि इस ए पे रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। ये ए बी वेट है, ठीक है, ए बी जॉइंट है जिसमें इसका वेट जो होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा अगर ये 4 है तो इसके हाफ पोर्शन मतलब 2 मीटर पे ही लगेगी, ठीक है। तो ये इसका 10 kg। अब ये देखिए ये 10 kg इसका मास है, ठीक है। तो हमको वेट अभी निकालने के लिए हमको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 98.1 न्यूटन आ जाएगा वेट, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, ये टेंशन जो दिया है इसका ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। ये एंगल हमने यहाँ पे दिखाया नहीं, ये एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है। और एक चीज़ ये दिया है कि ये जो जॉइंट है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जो मतलब ये आदमी जो पुल कर रहा है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, तो यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन फोर्स लगेंगे, एक वर्टिकली अपवर्ड लगेगा और एक वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लगेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगेगा। तो वर्टिकल वाले रिएक्शन फोर्स को हम लोग RAY नाम दिए हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को RAX नाम दिए हैं, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन, ये 45, ये अगर 45 तो ये भी 45 होगा। लेकिन यहाँ पे 25 पहले से दिया हुआ है, मतलब ये 20 डिग्री आपको इजी निकल जाएगा, 20 और 25 45 हो जाएगा, ठीक। उसके क्या करना है हमको, अब हमको इस टी जो वाला जो फोर्स है, टी फोर्स को हम लोग को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने का 2 तरीका होता है, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल डिज़ोल्व कर दो और वर्टिकल डिज़ोल्व कर दो। तो जब हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डिज़ोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी कॉस 20 डिग्री, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया इस टी वाले फोर्स का। उसके बाद क्या करना है हमको, इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक इक्वेशन ये लिखना पड़ेगा, कंसीडरिंग द इक्वेशन इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के बाद ही आप लोग सिग्मा H = 0। अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की, ये 3 कंडीशंस होती हैं। इसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन 0 होता है, वर्टिकल फोर्स का समीशन 0 होता है, और मोमेंट को भी हम लोग समीशन 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको एक जगह समराइज़ कर दीजिए = 0 करने के लिए। तो पहले सिग्मा H उठाते हैं, तो सिग्मा H = अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो क्या आएगा, पहले देखिए RAX, ठीक है, ये RAX। अब इसके हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल कौन सा फोर्स है, ये इधर लगेगा, ठीक है, और ये ऊपर लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिए हैं। और ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लग रहा है, और ये विपरीत लग रहा है तो ये नेगेटिव लेंगे। तो RAX - T cos 20 डिग्री = 0। इसे इक्वेशन 1 ना लिख के अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। RAX = T cos 20 डिग्री, ये इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। अब हमको वर्टिकल फोर्स देखना है, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक ये वर्टिकल फोर्स लगेगा, ठीक है, एक ये लग ही रहा है वर्टिकल फोर्स, ठीक है, और कौन सा लग रहा है, एक ये वेट लग रहा है, ये भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ओके। तो दिक्कत क्या आएगी, अभी दिक्कत क्या आएगी वो आगे देखा जाएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले वर्टिकल फोर्स जितने हैं तो सिग्मा V = 0 कर लेते हैं हम लोग। तो जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं सबको एक साइड कर लेते हैं। RAY - 98.1 न्यूटन जो कि इसका वेट है, माइनस T साइन 20 डिग्री = 0। इसको भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, = उधर करके RAY = 98.1 + T साइन 20 डिग्री, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। अब इतना हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों ने दो इक्वेशन से सिग्मा h इज इक्वल्स टू 0 कर दिया और सिग्मा v इज इक्वल्स टू 0। अब हमको मोमेंट लेना है, मोमेंट को भी 0 करना है। तो मोमेंट किसके अबाउट लेंगे, तो बताया गया है कि किसी एंड के अबाउट लेते हैं, ठीक है। तो किस एंड के अबाउट लेंगे, ये यहाँ पे ये एक एंड दिख रहा है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के बाद हम लोग मोमेंट ले लेते हैं। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट तो इतना आप लोग लिख लीजिए क्योंकि फिर वहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं इसको मिटा देते हैं, उसके यहीं पे मोमेंट ले लेते हैं। तो इक्वेशंस हम रखे रहते हैं और सभी चीज़ें मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको गायब कर देते हैं। ये कंडीशंस सब फुलफ़िल होंगे, आप लोग वीडियो आगे पीछे देख के कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये मुझे मिल गई और एक इक्वेशन ये मुझे मिल गई, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गई 1 और 2, इसको रखते हैं और टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं सिग्मा m a इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि फिगर वहाँ पे फिर दोबारा बनाना पड़ता और टाइम वेस्ट होता। तो अब मोमेंट लीजिए पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए मेरा यहाँ पे, और जितने भी वर्टिकल फोर्सेज है बस उन्हीं का मोमेंट आ पाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज की जरूरत ही नहीं है हमको, वर्टिकल फोर्स। अब वर्टिकल फोर्स में एक ये फोर्स है मेरा और एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। तो इस पॉइंट के अगर मोमेंट लेंगे तो आर ए वाई की तो जो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उसकी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधे लिखते हैं वेट, ये कितना है 98.1 हो जाएगा ये। तो 98.1 जो कि इसके बीच से लग रहा है ये वेट, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ पे 98.1 न्यूटन। 98.1 इंटू इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ठीक है। इसको रेड पेन से लिखते हैं दूसरा कलर। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो हमको पता है कि 98.1 लग रहा है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है। तो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, समझाने के लिए कर देते हैं। ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये इस प्रकार है। ये पॉइंट ए है, ठीक है। ये 98.1 का लग रहा है बेल और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस 98.1 हो गया। तो हम लोग अगर cos 45 लेते हैं, क्योंकि 90 होगा और उसके सामने वाला भी हो जाएगा, तो cos 45 अगर लेते हैं तो cos 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमको फाइंड करना है, यही बेस हमको फाइंड करना है। तो बेस को ऊपर लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना है ये, और ये टोटल 4 था, ये हाफ पे लिए हैं तो ये 2 मीटर आएगा, ठीक है। तो बेस की वैल्यू हम निकल के आ सकती है 2 cos 45। तो बेस हम लोग निकाल दिए 2 cos 45। अब यही 2 cos 45 ये बेस आ गया 2 cos 45, इसको उस वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2 cos 45, ठीक है। तो इतना समझाने के लिए आप लोग किया गया है। जो नहीं समझ पाए तो वैसे तो इजी मैथ है ये, बट जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे समझ सकता है, ठीक है। इसका हो गया 98. अब हमको t sin 20 वाले का भी देखना है। तो t sin 20 वाले को देखना, देखिए मोमेंट्स अभी जो जितने भी मोमेंट चल रहा है सब क्लॉकवाइज ही चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा तो t sin 20 वाला भी क्लॉकवाइज जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो t cos 20 वाले को देखते हैं, तो इसको भी पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा t sin 20 डिग्री। t sin 20 डिग्री तो हम लिख लिए, बट हमको इसकी डिस्टेंस ये भी तो चाहिए, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है। इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, तो बड़ा वाला डिस्टेंस लेते हैं। अब ये पूरा 4 मीटर का हो जाएगा लेंथ, और ये t sin 20 डिग्री है, ये एंगल 45 है, ये 4 मीटर है। हमको ये पूरा चाहिए, तो वही चीज़ है cos 45 अगर लेंगे तो बेस हमको पता करना है, तो बेस ऊपर लिए और ये हो गया, तो ये 4 cos 45 हो जाएगा यहाँ पे बेस cos 45 4, ठीक है। तो ये बड़े वाले का भी निकल के आ गया, t sin 20 वाले का भी निकल के आ गया। तो इसको आगे लिख लीजिए t sin 20। अब वहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे इंटू करके लिख देते हैं, इंटू कितना लिखना है 4 cos 45, ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है। और कोई वैल्यू है, हाँ एक ये भी तो है t cos जो वाली 20 वाली, ये t cos 20, देखिए ये t cos 20 और ये t cos 20 जो आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसलिए इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो माइनस t cos
20, ये तो फोर्स हो गया। अब हमको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या होगी, यहाँ से यही होगी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर हमको मिल जाए, ये डिस्टेंस तो एक कंसीडर कर ली जाएगी। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी 90 डिग्री और ये 45 पूरी है ही, तो वही चीज़ होगा। जो चीज़ें अभी नीचे समझाएंगे वो इस प्रकार से समझ में आ सकता है आपको। ये 4 मीटर का हो गया, ये 20 और 25 45 हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको चाहिए और ये है t cos 20 डिग्री, ठीक है। हमको डिस्टेंस ये चाहिए, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, साइन लगा सकते हैं। साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ऊपर रहेगा और हाइपोटेनस कितना है, 4 है। तो 4 साइन पी इक्वल्स पी की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस की जो आएगी वैल्यू पी साइन 45 आएगी। तो इसको हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम लोग, इंटू पी न लिख के क्या लिखेंगे, वो डिस्टेंस कितनी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं पता थी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4 साइन 45, वही चीज़ें हैं। हाँ 4 साइन 45 ब्रैकेट 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, 98.2 ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस t की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितनी आ रही है t की वैल्यू। मैं बता देता हूँ कितनी आएगी, 82.06। अब आंसर बता दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ दें, क्योंकि सबसे अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे वहाँ पे तो कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कीजिए, देखिए t की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं। तो अब ये t की जो वैल्यू आई है, ये t की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इसमें, तो हमको Rx की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो t की वैल्यू इसे पुट करें तो Rx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो लिख लीजिए कितना आएगी, 77.12 न्यूटन, ठीक है। और जब इस पर पुट करेंगे तो RAy की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और RAy की वैल्यू निकल के आ जाएगी 126.17 न्यूटन, ठीक है। तो Rax मतलब हम लोग को क्या बोला था, रिएक्शन फोर्स एट ए निकालना है, तो हम लोग का रिएक्शन फोर्स एट ए निकल गया। इसकी वैल्यू निकल के आ गई Rax की, जो कि 77.12 किलो न्यूटन है, और Ray की वैल्यू निकल के आ गई जो कि 126.17 न्यूटन है। और t की वैल्यू भी हम लोग निकाल ही लिए, तो t की वैल्यू भी निकल गई, तो मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। और अगर मतलब इसका एक तो ये तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आएगा, बट इसके रिजल्टेंट अगर निकालना होगा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सीधे r इज इक्वल्स टू √RAx का स्क्वायर प्लस RAy का स्क्वायर। तो ये रिएक्शन इस पॉइंट पे टोटल रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा उस रिएक्शन फोर्स का, मतलब इन दोनों का सम अप आ जाएगा। तो उसको निकालिएगा, देखिए कितना है, मेरा वैल्यू जो आई है वो 147.84 न्यूटन है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ए पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स भी निकाल लिया, यही मेरा ए पॉइंट था, और टेंशन टी की भी वैल्यू निकाल के आ गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट अप किया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपके एक्सरसाइज के भी 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि एक लड़की ने पूछा था। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक समान छड़, ठीक है, एक समान छड़ मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है उसके जो भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, मतलब उसकी जो लेंथ है, अगर वो सिलेंडर तो ओवरऑल वो सिलेंडर ही है, एक समान छड़ है, ठीक है। तो एक समान छड़ ABCD जिसका भार 10 न्यूटन है, भार 10 न्यूटन दिया हुआ है, मतलब कि ये वेट की बात कर रहा है, वेट 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और जो कहाँ पे लगेगा, अगर ये छड़ ABCD है तो इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, क्योंकि वहीं पे सेंटर ग्रेविटी होती है, ठीक है। B तथा C पर आधारित हैं, अब B तथा C पर आधारित हैं, तो B पे एक हिंज में सपोर्ट रखा है, एक C पे रखा है। वह न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम बल क्या ज्ञात करना है, वह न्यूनतम बल P को ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है P की ऐसी मिनिमम वैल्यू निकालिए कि जैसे ही P पे वो मिनिमम वैल्यू लगे ये क्या हो जाए,
छड़ जो है लगभग उलट जाएगी इन द सेंस, मतलब कि पी की वैल्यू अगर हम इतना कर दें, मान लीजिए कि ये है पी की वैल्यू इतना निकालिए ऐसी कि जैसे ही इस पी की वैल्यू निकल जाए ये छड़ जो है इस पोजीशन पे आ जाए, मतलब वो उसका जो पॉइंट है सी से कांटेक्ट छोड़ दे वो, ठीक है, सी से उसका कांटेक्ट छूट जाए, ऐसे हो जाए छड़। ठीक है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट बी है, तो पी की ऐसी वैल्यू निकालिए कि छड़ उलट जाए। उलट जाने की कंडीशन ये है कि इसका कांटेक्ट बी से तो रहेगा बट सी से कांटेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको। क्वेश्चन ये ऐसा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले तो मानना पड़ेगा कि अगर पी की वो मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सी से उसका कांटेक्ट तो उठ जाएगा, और कांटेक्ट उठ जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे जो आर सी की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि छड़ से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। रिएक्शन फोर्स कब लगता है, जब किसी चीज़ से मेरा किसी बीम से या किसी चीज़ से मेरा सपोर्ट रहता है, तब ना हम लोग रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। या आप लोग फ्रिक्शन पढ़ते होंगे तो देखते होंगे यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट रहता है तभी रिएक्शन फोर्स लगता है, बट यहाँ पे तो कोई सरफेस कांटेक्ट है नहीं, तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि आरसी की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और जब आरसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम लोग उसको मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट बी के अबाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था कुछ, अब इसको मोमेंट लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो रिएक्शन, अब बी का तो कांटेक्ट है छड़ से, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर बी लगेगा, बट सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ओके, तो हम मोमेंट लेते हैं पॉइंट बी के अबाउट, मोमेंट लेते हैं, टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। ठीक है, अब पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लीजिए, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो पी का ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो पहले जो भी आपको रखना हो, अगर पी के अबाउट मोमेंट लेते हैं ना, तो ये पी नीचे जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो माइनस पी इंटू ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, और आर बी 1 मिनट, यहाँ 10 न्यूटन भी लग रहा है, तो माइनस पी इंटू 1, फिर आर बी इसके अबाउट लेना है, ये कितना, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का प्लस लेते हैं, 10 इंटू कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 दिया है इन दोनों के बीच, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 इंटू 1, उसके बाद फिर आर बी का रिएक्शन देखते हैं। आर बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, आर बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सबको एक सर्च करो, आर बी की वैल्यू निकालो, आर बी की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो सॉरी, आर बी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी ना, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। सॉरी 1 मिनट को फिर से लेते हैं मोमेंट, आर बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट बी से मोमेंट ले रहे हैं। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ठीक है, तो लेते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस पी इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस 10 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस आरसी की भी वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग मिनिमम कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरसी पे फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस तो मेरी ये है ना। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन ये है, तो यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा आरसी का, बट आरसी को करने का मतलब क्या है, जब वो कंडीशन, चलो लिख देते हैं, समझाने के लिए भी कर देते हैं, आर सी इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आर सी हम लोग मान लिए हैं कि यहाँ पे आर सी इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट लिख दिए तो कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, मतलब कि P जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम फोर्स इतना लगाएंगे कि ये छड़ जो है इस चीज़ से कांटेक्ट छोड़ देगा और ये पलट जाएगा या उलट जाएगा। तो जो हमको निकालना था P की मिनिमम वैल्यू, वो ये वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर दिए थे, तो चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी उसी लड़की ने पूछा था। ठीक है, चित्र में दिखाए गए बीम या छड़ पर कब्जे की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। चित्र में दिखाई गई बीम, अब ये जो है एक बीम है ए बी, और यहाँ पे ये हिंज्ड है,
ठीक है। तो ये हिंज्ड है और यहाँ पे एक ये आर बी करके दिया हुआ है पॉइंट भी, तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एक वो बनाया है फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाया। ये 10√2 किलोमीटर का इंक्लाइन फोर्स लग रहा है 45 एंगल पे। तो पहले इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं। ये 45 पे लग रहा है, तो 10√2 cos 45 ये हो गया और 10√2 sin 45 ये हो गया, ये रिजॉल्व हो गया। ये रिएक्शन बी लग रहा है, तो आर बी एक रिएक्शन ले लिए हम लोग। यह हिंज्ड है और हिंज्ड पे हमें हमेशा इंक्लाइन फोर्स ही लगता है रिएक्शन फोर्स, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए हैं जो कि अल्फ़ा एंगल से इंक्लाइन था, इसलिए आर ए साइन अल्फ़ा ये हो गया और आर ए कॉस अल्फ़ा ये हो गया। अल्फ़ा जहाँ पे भी रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ ही आएगा, मतलब कॉस वाला हमेशा हॉरिजॉन्टल ही दिखेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार थी, इसलिए डायरेक्शन ये लिए हुए हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, इसका रिएक्शन फोर्स ऐसा लगेगा। तो ये मेरा जो है ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना है। और फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है तो हम इसको भाई कंडीशन लेते हैं कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, सिग्मा एच इज इक्वल्स टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स जितने हैं वो इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0, मतलब वर्टिकल फोर्स जितने हैं वो 0 करना पड़ेगा। और सिग्मा एम इज इक्वल्स टू 0, जिस भी अबाउट पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे उसको इज इक्वल टू 0 करके हम लोग ये तीनों कंडीशंस पे फुलफिल काम करेंगे। तो पहले लेते हैं सिग्मा एच इज इक्वल्स टू 0, तो जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स था, कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स थे, एक ये आर ए कॉस अल्फा वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स था, और कौन सा था ये पॉजिटिव इसलिए लिए हैं, ये देखिए आर ए कॉस अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, हम लोग ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। उसका दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है क्योंकि ये नेगेटिव साइड जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस नेगेटिव साइड आएगा, इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 बन के आ गया, ये इज इक्वल्स टू 0 किए हैं। ठीक है, तो ये 0 कंसीडर किया तो इक्वेशन 1 आ गया। ऐसा ही सिग्मा वी की वैल्यू जब इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, जितने भी वर्टिकल फोर्स होंगे, जैसे ये आर ए साइन अल्फ़ा ये वर्टिकल फोर्स है, उसके बाद फिर यहाँ पे 10√2 sin 45 ये वर्टिकल फोर्स है, और ये एक आर बी रिएक्शन फोर्स ये भी वर्टिकल फोर्स है। तो ये देखो ये आर ए साइन अल्फ़ा ये प्लस आएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो ये प्लस आया। आर बी वैल्यू प्लस आएगी क्योंकि ये भी ऊपर ही जा रही है, माइनस ये देखिए ये इसकी जो डायग्राम है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसकी -2 10√2 sin 45 हो गया। अब यहाँ से आर ए जो इक्वेशन 1 था इसमें आर ए कॉस अल्फ़ा माइनस 10√2 cos 45 की वैल्यू सॉल्व किए, तो आर ए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये आपकी 10 आई, 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, हमको मोमेंट लेना है, और यहाँ से हम लोग चौथे वाले से कहाँ पे है, यहाँ इसको सॉल्व की जब इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये इक्वेशन निकल के आ गया आर ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 माइनस आर बी। अब मोमेंट ले लिए हम लोग आर इसके अबाउट ए पॉइंट के अबाउट, तो ए पॉइंट के बाद मोमेंट लेंगे, तो ए पॉइंट के अगर अबाउट मोमेंट लेंगे तो जिस पे जितने भी फोर्स होंगे वो तो 0 हो जाएंगे, तो ये आर ए कॉस अल्फ़ा ये सब 0 हो जाएगा। अब कौन कौन से मोमेंट बचेंगे वो मोमेंट हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्या आएगा, आर बी, ये डिस्टेंस 6 मीटर थी, तो आप ये इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए माइनस आर बी इंटू 6। ठीक है, अब आर बी यहाँ पे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे क्या किए हम, देखिए आर बी पॉजिटिव ले लिया। अब तो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न करोगे कि सर आप तो बोले थे कि ये ए पॉइंट है और ये आर बी ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और आप तो बोले थे कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा निगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बदल दिए, हम लोग इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिए हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिए हैं, तो कोई कंडीशन कुछ भी फुलफिल हो सकती है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम लोग इससे पहले एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिए हैं, तो इस यहाँ पे बदल दिए हैं, लेकिन आंसर मेरा आएगा। तो मोमेंट एक अबाउट मोमेंट लेंगे तो आर बी इंटू 6 प्लस 10√2 sin 45। अब 10√2 sin 45 ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस उसी तरीके से पहले जैसे निकाले तो ऐसे निकालेंगे। इसको सॉल्व किए, ये इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा तो कर लीजिएगा, तो फिर बताइएगा तो हम उसको करेंगे। अब 10√2 sin 45 क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए ये 10√2 sin 45 ये वैल्यू है, और ये वैल्यू यहाँ पे भी, इस पे भी एक्ट करेगी, यहाँ पे भी एक्ट करेगी, यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल फोर्स है ना। 10√2 sin 45 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है, और ये डिस्टेंस 3 मीटर दी हुई है। तो 10√2 sin 45 इंटू दिस डिस्टेंस प्लस ये देखिए, अब ये क्या है, मेरा क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लेते थे, इससे पहले बोल रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज नेगेटिव लिए हैं, इसलिए माइनस के साथ आई है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व किए, आर बी की वैल्यू निकल के आ गई, आर बी की वैल्यू 5 न्यूटन निकल के आई। सॉल्व कीजिएगा, आप लोग देखिएगा। पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन, इक्वेशन कहाँ गया,
गई वो इक्वेशन। पुट दी आर बी इक्वेशन 4, ये इक्वेशन है। यहाँ पे आर बी की वैल्यू पुट कीजिए, आपको आर ए साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद आर ए कॉस अल्फ़ा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जब आर ए कॉस अल्फ़ा 10 न्यूटन आई हुई है, तो आर ए साइन अल्फ़ा और आर ए कॉस अल्फ़ा, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आ गए। आर ए कॉस अल्फ़ा निकल के आ गया, आर ए साइन अल्फ़ा निकल के आ गया। हमको अब ये निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ करना पड़ेगा, अंडर रूट आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो इससे आर निकल के आ जाएगा। वही चीज़ किया गया है आगे, ये किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसको जो भी मान लो क्वेश्चन मान लो, इन दोनों का स्क्वायर करके और ऐड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ऐड किया गया आर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, आर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, आर ए कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, ये 125 आर इक्वल्स टू ये आ गया वैल्यू, ठीक है। और डायरेक्शन अगर फाइंड करने को बोला है तो कर लेना, नहीं तो अगर नहीं करने को माना तो ना करना। वर्टिकल कंपोनेंट वाला चीज़ ऊपर रहता है, तो आर ए साइन अल्फ़ा ऊपर, ये नीचे वैल्यू आई, अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई, वो 1/2 निकल के आ गई, ठीक है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्वेश्चंस अच्छे हैं, वो भी क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। आपको क्वेश्चन में अगर दिक्कत कोई आ रही है तो क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, डीएम कीजिए, और ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। अगर हो सकता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन किसी बच्चों को आ रहा हो, तो वो भी वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है, और नहीं तो उसके बाद तो मैं हूँ, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है, उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि आप लोग एक्टिव हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में एक्टिव हो, और रेगुलरली लाइव क्लास जो भी चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लास, उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हो, ठीक है, अच्छी बात है। आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन स्टडी करते रहिए।